आर ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल मतलब एक छोटा स्ट्रक्चर जो पूरी बॉडी को बना रहा है। फंक्शनल मतलब जो सेल के फंक्शंस हैं उन्हीं के फंक्शन से हमारी बॉडी के फंक्शंस डिसाइड होते हैं, ठीक है। जैसे कि जो हमारे डाइजेस्टिव सेल्स हैं जिनको हम पैप्टिक सेल्स बोलते हैं, वो क्या काम करते हैं, हमारा डाइजेशन, क्या उनमें क्या रहता है, वो HCl सिक्रीट करते हैं। और अलग अलग सेल्स के अलग अलग काम होते हैं। नर्व सेल जो होता है हमारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। नर्व सेल को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। तो अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की, तो उसके लिए जो सेल रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो ना हो तो नर्वस सिस्टम का कोई काम नहीं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अबाउट सेल ऑर्गेनेलीज। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सेल, डेफिनेशन ऑफ सेल। फिर हमने देखा था कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या क्या होते हैं। फिर हमने देखा था यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। क्या होते हैं, एक सेल से मिलके बना हुआ है, जैसे कि एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, मतलब एक सेल में ही पूरी बॉडी के फंक्शंस हैं। मल्टी सेल्यूलर में क्या होता है, अलग अलग सेल्स को अलग अलग फंक्शन अलॉटेड होते हैं कि एक्सक्रीटरी, अगर किडनी में कोई सेल है तो उसका काम क्या होगा, एक्सक्रीशन करना, है ना। और नर्वस का क्या काम होगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना, ऐसा। लेकिन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का एक ही सेल पूरे फंक्शन करता है, चाहे वो डाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो, है ना। सारे काम एक ही ऑर्गेनिज्म में एक सेल ही करता है। ओके, फिर हमने क्या देखा था अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मैंने क्या बताया था, हाँ, इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, पता है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, अगर हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। और ये क्या है, हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM बोलते हैं। और इससे क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, हमारी बॉडी के जितने सेल्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कारण प्रोटेक्टेड रहते हैं, उनका साइटोप्लाज्म फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। इसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने बोला था सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, हाँ, सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, किस में नहीं होती है। तो इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स में क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, वो उसको स्ट्रांग होना पड़ता है, ठीक है। और ये किससे मिलके बनी है, सेल्यूलोज, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ओके। और इट प्रोवाइड्स द प्लांट रिजिडिटी, क्या प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी, ओके। फिर हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा था अबाउट न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या है, हाँ हाँ, न्यूक्लियस पूरा काम वही कर रहा है, पूरी फंक्शनिंग कौन कर रहा है, न्यूक्लियस। तो मैंने बोला था कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन दैट इज डबल लेयर्ड, और उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग, अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड होगी तो उस सेल को हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल। क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल्स। और अगर वो इल डिफाइंड है सेल मेम्ब्रेन तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। अब ये जो यूकैरियोटिक वर्ड है ना, ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब ये होता है, कैरियन का मतलब कहीं भी हो, उसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस। क्या, न्यूक्लियस। और यू मतलब न्यू या वेल डिफाइंड, तो यू इज न्यू और वेल डिफाइंड। प्रो मतलब पुराना, प्रो हिस्टोरिक, ठीक है। प्रो मतलब ओल्ड या पुराना या हिस्टोरिक, और कैरियन मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये समझ में आया, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट। तो ये हमने पढ़ा था लास्ट। और कुछ तो नहीं बच रहा है पिछले का, साइटोप्लाज्म के बारे में देखा था कि साइटोप्लाज्म बेसिकली है क्या, इट इज़ द फ्लूइड इनसाइड द सेल। और क्या पढ़ा था हमने उसके बारे में, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेली। अब उन्हें सेल ऑर्गन क्यों नहीं बोला, ऑर्गेनेली क्यों बोला, तो ऑर्गेनेली उन्हें इस कारण बोला क्योंकि दीज आर टाइनी स्ट्रक्चर्स। क्या है ये, टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं, ओके। इसलिए इनको ऑर्गन ना बोल के क्या बोला हमने, ऑर्गेनेलीज, ठीक है। क्योंकि इनका फंक्शन है, स्पेसिफिक फंक्शन है, जो कि एक ऑर्गन का जैसे होता है डाइजेशन करना। तो लाइसोसोम का काम क्या है,
वो सारे मतलब सारा एक्सक्रीटरी कर देते हैं, तो उसका काम क्या होता है, ऐसे अलग अलग उनके फंक्शंस अलॉटेड हैं, लेकिन क्योंकि दे आर वेरी टाइनी स्ट्रक्चर इसीलिए हमने उनको क्या बोला, सेल ऑर्गेनेलीज। क्या बोला, सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अबाउट दी सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं जो कि क्या है, सेल ऑर्गेनेल बोल लो, सेल ऑर्गेनेलीज बोल दो। चलिए, चलिए सेल ऑर्गेनेलिज्म हम देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या क्या बोलते हैं हम उसे, ER। क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER। इसका काम क्या होता है, ये ट्यूब शीट्स होते हैं। क्या होते हैं, ट्यूब शीट्स। मेम्ब्रेन सब देखो, सेल ऑर्गेनेली सारे क्या होंगे, मेम्ब्रेन बाउंडेड। पहले इनके बारे में लिखते हैं, सेल डिफाइन करिए सेल ऑर्गेनेलीज को। सेल ऑर्गेनेलीज आर membrane bound little structures that performs specific function और बेसिकली किस में प्रेजेंट होंगे, यूकैरियोटिक सेल्स में। तो लिखिए सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोट्स में उतने स्पेसिफिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए हमने क्या बोला, इट इज़ द स्ट्रक्चर, दीज आर दो स्ट्रक्चर दैट आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, यूकैरियोट समझ में आया। अब यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का डिफरेंस क्या होता है वो मैंने लिखवाया था, तुम्हारे पास रिटर्न है कि मैं लिखवाऊँ वो, ठीक है ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो होते हैं ना, वो प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते, तो वो लिख लीजिए स्टार करके, कई बार वो क्वेश्चन आ जाता है। तो लिखिए मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। एग्जाम्पल्स, सबसे पहले हम लिखेंगे सेल ऑर्गेनेली का फर्स्ट, ऊपर हेडिंग डालते हैं सेल ऑर्गेनेली। इसकी डेफिनेशन लिख ली। देखो बेटा, हम कोई भी चीज़ अगर पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, फिर हमें उसका स्ट्रक्चर लिखना है। साइंस का बता रही हूँ, कोई भी टॉपिक में। ठीक है, इसमें क्या हमारे मार्क्स अच्छे आते हैं, स्ट्रक्चर। ओके, फिर स्ट्रक्चर का लोकेशन, इसका फंक्शन। ठीक है, ये बेसिकली हमें लिखना है। तो अब हम सबसे पहले अगर सेल ऑर्गेनेली को देखेंगे, सबसे पहला अगर हम ले रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो हम उसके बारे में सबसे पहले उसकी लिखेंगे डेफिनेशन, फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कहाँ पाया जाता है। ऑब्वियस बात है कि इट इज़ प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में। और उसका फंक्शन, इसमें हमारी पूरी डेफिनेशन गैदर हो जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं हमारे ER के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। जो ER है ना, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये एक्सटेंड होते हैं कहाँ से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और कहाँ तक जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। ठीक है, तो ER के बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि दीज आर मेम्ब्रेनस नेटवर्क, ER, these are membranous। मेरी राइटिंग समझ में आ रही है, नेटवर्क
ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स extending from nuclear membrane to plasma membrane. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पता है क्या क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि न्यूक्लियस को बाउंड कर रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि पूरे सेल को जो बाउंड कर रही है, ठीक है. एक्सटेंडिंग फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्लियर? ऑब्वियस बात है कि ये किस में एब्सेंट होंगे? प्रोकैरियोट्स में. अभी हमने बोला कि कोई भी सेल ऑर्गेनेली जो कि क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है, वो किस में एब्सेंट है? प्रोकैरियोट्स में. तो वो भी हम यहाँ लिख सकते हैं, इट इज़ एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स. और ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है. दे आर ऑफ टू टाइप्स. हाँ, रफ और स्मूथ. रफ यानी जिनमें राइबोसोम्स अगर प्रेजेंट हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जिनमें वो एब्सेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? स्मूथ. वो सरफेस स्मूथ होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दीज आर ऑफ टू टाइप्स, RER एंड SER. RER को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब देखिए इनका फंक्शन क्या होता है, ये हमने देख लिया. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज RER और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER. तो इसमें जो रहता है ना RER में, इसमें राइबोसोम इसकी सरफेस पे प्रेजेंट होता है. तो राइबोसोम इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस और इनका काम क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करना. और जो स्मूथ होता है ये सिंथेसिस या सिक्रीशन ऑफ क्या करता है? लिपिड करता है, ठीक है. और इसमें क्या होता है? राइबोसोम इज एब्सेंट ऑन इट सरफेस. तो लिख लीजिए, तेज बोलो. क्या? हाँ, डिटॉक्सिफाई भी करता है स्मूथ. लिपिड्स बेसिकली अगर वो कर रहा है सिक्रीट, है ना, तो लिपिड्स आर बेसिकली फैट मॉलिक्यूल्स, है ना. तो फैट को एमल्सिफाई भी करने में इसका एक रोल होता है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ. अब इनके फंक्शंस के बारे में बात करें. फंक्शंस तो क्योंकि हमने बोला कि ये नेटवर्क लाइक ट्यूब, ये लिख लिया तुम लोगों ने? ये लिख लिया? अच्छा, लिख लो पहले. Transport of substance. ये हुआ. आप फंक्शंस बताओ इसके. देखिए अब मैंने बोला फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो जैसा कि मैंने बोला वो क्या है? एक मेम्ब्रेनस नेटवर्क है. किसका? मेम्ब्रेनस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. कहाँ से कहाँ तक?
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक ही कनेक्टिंग लिंक क्या होगी हमारी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ रहे हो? यानी कि यदि यहाँ पे हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और यहाँ पे हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हाफ बता रही हूँ, ठीक है, मैं समझ में आया। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक, इसको ही हमने क्या बोला, ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इनके फंक्शन क्या होंगे, सबसे पहला फंक्शन होगा क्या, सपोर्ट, इट इज़ प्रोवाइडिंग द सपोर्ट। अब ऑब्वियस बात है, अगर हम कोई चीज़ खाली है उसमें कुछ चीज़ें भर दे तो उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है, यानी कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो इट प्रोवाइड्स इंटरनल सपोर्ट टू द सेल। लिखिए फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट प्रोवाइड्स support to the cell, support to the cell। अब देखिए ये कहाँ से कहाँ तक है लिंक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। तो ऑब्वियस बात है, कोई भी चीज़ अगर ट्रांसपोर्ट करनी होगी फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो किसकी हेल्प लेंगे हम, ER की, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, दूसरा फंक्शन इसका लिखिए ट्रांसपोर्टेशन। फर्स्ट फंक्शन हो गया सपोर्ट, दूसरा फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। नंबर 1 सपोर्ट, सेकेंड वन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तेज तो नहीं जा रही हूँ मैं ज़्यादा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अगर कहीं भी ज़्यादा तेज मतलब लग रहा हो ना तो बता दीजिएगा, मैं स्लो कर लूँगी। क्या लिखा हमने, फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड उसका उल्टा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी अगर कुछ आना है तो वो कहाँ जा रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, तो भी हम किसकी हेल्प लेंगे, ER की, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा समझ में आता है, मतलब अगर उल्टा भी करना हो तो भी उसकी हेल्प लगेगी। अब नेक्स्ट क्या है, थर्ड फंक्शन। थर्ड फंक्शन लिखो, सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्टेशन, and transportation of protein and lipid। RER अब लिखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी में अलग पॉइंट डाल के, ठीक है। RER या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम helps in the synthesis and transportation of proteins और पॉइंट नंबर 2 डालिए, SER हेल्प्स इन द सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड्स। ये हमारा हो गया क्या, अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका स्ट्रक्चर यहाँ विजिबल है, देखिए बुक में ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है हमारी, पेज नंबर 63। ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके पास में ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब है, उसको ही हमने क्या बोला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिख रहा है, बनाऊं, उसको ही हमने क्या बोला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिनके ऊपर राइबोसोम है उसको बोला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके पास नहीं है उसको हमने क्या बोला, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आया? तो दिस वाज अबाउट अ फर्स्ट सेल ऑर्गेनेली जिसका नाम था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो बना लेंगे, क्या बनाओ, ठीक है। तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ पे हमारी, अरे यार ये गिर गया, इससे मैं काटती हूँ। देखिए सेल के अंदर ही क्या है हमारा, न्यूक्लियस है,
और इसको क्या बाउंड करा हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारे क्रोमोसोम्स, राइट, न्यूक्लियस में, राइट। यहाँ पे पूरा क्या प्रेजेंट है हमारा, साइटोप्लाज्म। Here is our साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, हाँ न्यूक्लियो, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब हम बनाते हैं हमारे साइटोप्लाज्म में अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज। सबसे पहला क्या बनाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैंने बोला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर वेब लाइक नेटवर्क, क्या लिखा है डेफिनेशन, मेम्ब्रेनस वेब लाइक नेटवर्क, जो कि कहाँ से कहाँ तक कनेक्टेड है, फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर से ऐसे ही फर्दर इधर भी कनेक्टेड है और यहाँ पे भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो इनको ही हमने क्या बोला, ER। अब जिनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं उसको वो क्या बोल दिया हमने, RER, और जहाँ ये नहीं एब्सेंट है उसको हमने क्या बोला, SER। आया समझ में, यही स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है, देखिए डायग्राम नंबर 5.5। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा RER और ये हमारा क्या है, SER। ठीक, आया समझ। ऐसे स्ट्रक्चर होता है, कभी इसका ऐसा भी स्ट्रक्चर हो जाता है, वाई शेपेड, कैसे भी। तो ये क्या है, ट्यूब लाइक नेटवर्क है। आया समझ में, ये हमारा क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो चलिए खड़े होइए, मुझे एक एक करके अभी समझ में आ गया। इसका स्ट्रक्चर देख लिया हमने, इसका फंक्शन देख लिया, और क्या देख लिया, इसका डेफिनेशन देख लिया, इसका लोकेशन कहाँ है, इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, आए समझ में। दिस वॉज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, खत्म एंडोप्लाज्मिक। अब सेकेंड चीज़ पे आते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम बहुत आ रहा है, बोला राइबोसोम। अब राइबोसोम क्या होता है, तो लिखिए राइबोसोम आर मेड अप ऑफ RNA एंड प्रोटीन्स। राइबोसोम किस चीज़ से मिलके बने, हमारे RNA और प्रोटीन से। सेकेंड सेल ऑर्गेनेल है हमारा, जिसको हमने बोला राइबोसोम। RNA एंड प्रोटीन, RNA DNA सबको पता है, DNA मतलब डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और RNA क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। बताऊंगी अभी आगे क्लास में समझ में आएगा DNA RNA का फंक्शन। ठीक है, तो सेकंड अपना है राइबोसोम। राइबोसोम आर मेड अप ऑफ RNA एंड प्रोटीन। दे आर dense small spherical bodies। बेसिकली है क्या, these are spherical bodies that are spread freely in cytoplasm और कहाँ प्रेजेंट है, ये RER पे ही प्रेजेंट है, और दे आर फाउंड अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब जो लाइन अभी मैंने लिखवाई, इसका मतलब क्या है, दे आर स्फेरिकल बॉडीज दैट आर फाउंड फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। हाँ, मतलब या तो ये अटैच्ड मिलेंगे हमें राइबोसोम से, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, या तो ये क्या होंगे पूरे साइटोप्लाज्म में कहीं भी
स्प्रेड होंगे, ठीक है, और अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आया? इस चीज़ में कोई डाउट जो मैंने अभी तक लिखवाया? प्रोटोप्लाज्म भी रहते हैं प्रोकैरियोट्स में? प्रोकैरियोट्स में नहीं, दे आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। कहाँ? एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस में थे प्रोकैरियोट्स में। देखो प्रोकैरियोट्स में हमने बोला कि कुछ सेल मेम्ब्रेन्स जो हैं, सेल मेम्ब्रेन बोले, एक मिनट, कुछ सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं वो नहीं प्रेजेंट है। बेसिकली जो राइबोसोम्स हैं दीज आर प्रोकैरियोटिक्स, मतलब ये प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। कुछ जो एडवांस प्रोकैरियोट्स है ना, ये जैसे कि अगर हम बात करें एकदम ही प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसमें ये एब्सेंट है, लेकिन जो न्यू प्रोकैरियोट्स जैसे कि अमीबा हो गया, अमीबा में दे आर एब्सेंट, पैरामीशियम में दे आर प्रेजेंट, ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन, हाँ कहाँ लिखा दिखाओ? इसमें भी राइबोसोम्स हाँ है ना, ये राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन दिस। बेसिकली अगर हम बात करें ना प्रोकैरियोटिक सेल की, तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। ये जो है ये स्फेरिकल बॉडी तो है, बट दीज आर नॉट वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स, ठीक है, तो इसलिए इनको हम किस में रखते हैं? बोथ में। दे कैन फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। गोल्जी लाइसोसोम, और हमारी एनसीईआरटी बुक में ना इनको रखा भी नहीं है सेल ऑर्गेनेली में। इनने ये अपन ने पढ़ लिया है सेल राइबोसोम के बारे में, लेकिन जो हमारी एनसीईआरटी है ना उसको रखा भी नहीं है इनने, इसको इनने सेल ऑर्गेनेली माना ही नहीं है, क्योंकि हमने पहले डेफिनेशन लिख ली थी कि सेल ऑर्गेनेली क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड। हाँ, तो इनके बारे में एक और चीज़ लिख लो, द मेम्ब्रेन इज नॉट वेल डिफाइंड इन दीज, दे कैन बी फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। अच्छा देखो पेज नंबर 63 निकालिए, उसमें लिखा है डिफरेंस, लिखा है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक बीच, है ना। उसमें क्वेश्चन है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट, ठीक है। तो अपन ने बोला कि राइबोसोम जो है दीज आर स्फेरिकल बॉडी जो फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। अब हमने बोला कि इनको एक्सक्लूड नहीं किया, दे आर इंक्लूडेड इन अपना RERE रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसको इंक्लूड करा है, इसीलिए कई बार इससे अलग से सेल ऑर्गेनेली नहीं बोला जाता, ठीक है। आप अपनी एनसीईआरटी भी देखिए, उसमें लिखा है सेल ऑर्गेनेली सबसे पहला ER, सेकंड इज गोल्जी एपरेटस, थर्ड इज लाइसोसोम, फोर्थ इज माइटोकॉन्ड्रिया, फिफ्थ इज प्लास्टिड और सिक्स्थ इज आर वैक्यूल। इसमें इनने कहीं भी राइबोसोम को ऐड नहीं किया है, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्सेप्ट अगर हम अपने एडवांस क्लासेस में जाते हैं तो वहाँ पे राइबोसोम को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि भाई वो तो हमने यही बोला कि साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज हैं इनका भी तो काम है ना भाई, इनका भी काम है, ये भी क्या कर रहे हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो इनने हमारी एनसीईआरटी में इसको अलग रखा है, लेकिन दे आर ऑल्सो प्रेजेंट क्यों करा है? क्योंकि वहाँ पे थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता। क्या आ जाता? कई बार एग्जाम्पलर की बात कर रहे हैं, जैसे हम एग्जाम्पलर भी सॉल्व करेंगे, हाँ इसके बाद आफ्टर दिस लेक्चर हम एग्जाम्पलर पे भी फोकस रखेंगे। तो वो करते क्या हैं कि इनने मेंशन नहीं किया कहीं भी, तो ये ट्रिकी चीज़ वो हटा ही देते हैं। लेकिन ये अंडरस्टूड बात है कि दीज आर ऑब्वियस बात है, राइबोसोम हम बोल रहे हैं, RER पढ़ा भी हमने कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोला, और राइबोसोम पढ़ा कि यही पढ़ा हमने बस कि उनमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब राइबोसोम क्या होता है वो ये क्वेश्चन कर ले तो हमें पता तो होना चाहिए कि राइबोसोम होता क्या है, ठीक है। तो दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स एज वेल एज प्रोकैरियोट्स। अब देखिए हमने बोल तो दिया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। और क्या काम होता है? लिपिड सिंथेसिस। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, है ना। तो ऑब्वियस बात है उसको प्रोटीन और लिपिड कहाँ से मिलेगा? तो उसको मिलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गलत बोल गया था। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। एनसीईआरटी में ये मेंशन्ड है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मतलब मेम्ब्रेन का
बायो मतलब अपनी लाइफ प्रोसेस से फॉर्मेशन होना, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। तो वो किसके थ्रू होगा, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। आया समझ में? तो अगर हम चाहें तो इसको सेकंड सेल ऑर्गेनली ना देख के इसको एंडोप्लाज्म, जो हमारा ER पढ़ रहे थे उसका ये एक सब टॉपिक दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो इसको हम सेकंड सेल ऑर्गेनली ही कंक्लूड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। नाइस क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन था। एग्जाम्पलर में ऐसे ही क्वेश्चन आते, एग्जाम्पलर ज़रूर सॉल्व करना। NCERT एग्जाम्पलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन आते हैं हमारे थर्ड सेल, ये समझ में आया? तो यानी हमारे जो लाइसोसोम्स हो रहे हैं, राइबोसोम्स हैं, ये कहाँ होंगे? एक तो यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ सेल में कहीं भी दे आर प्रेजेंट, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला? राइबोसोम्स। और क्वेश्चन क्या है कि राइबोसोम किस किस चीज़ से मिलके बना है? तो दे आर मेड अप ऑफ RNA एंड प्रोटीन। नेक्स्ट लिखिए थर्ड, गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus क्या है? बेसिकली ये भी क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो इट इज अ सेल ऑर्गेनली that is membrane bound, that consists of closed sacs, SACKS। सेक्स मतलब उसमें ऐसे बोरी लाइक जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे? ऐसे, ठीक है। फिर क्या? थर्ड सेल ऑर्गेनली, जिसको हम बोला क्या? गोल्जी apparatus। अब इसका नाम गोल्जी apparatus क्यों है? कौन बताएगा? हाँ, वेरी नाइस। इसलिए इसको क्या बोला अपन ने? गोल्जी apparatus। साइंटिस्ट के नाम पे ये रखा हुआ है, ठीक है। गोल्जी apparatus, दे आर मेड अप ऑफ फ्लूइड फिल्ड। सबसे पहले दे आर मेम्ब्रेन बाउंड, और जो ये सेक्स होते हैं ना, बोरे, जिसके एक के ऊपर एक समझ लो, अगर बोरे हमने अरेंज कर दिए, एक बोरा, दूसरा बोरा, तीसरा बोरा, तो वो जो स्ट्रक्चर बनाता है ना, वो सिस्टर्नी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी, ठीक है, सिस्टर्नी। और ये जो है एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड हैं, यानी कि समझ में, एक अगर बोरा यहाँ पर अरेंज है, उसके पैरेलल में दूसरा अरेंज है, तो सिस्टर्नाज आर पैरेलली अरेंज्ड। अब हमारी ये डेफिनेशन हो गई। ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है? हमारा गोल्जी apparatus। ये पैरेलली क्या है? सिस्टर ने अरेंज है, या इनको हमने क्या बोला? दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड सेक्स, SACKES, ठीक है। तो ये बेसिकली इनको क्या बोला? सिस्टर ने, और ये क्या है? पैरेलली अरेंज्ड है, ठीक है। तो लिखिए फंक्शंस, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। नेक्स्ट इज फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ गोल्जी apparatus, ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं? पैकेजिंग में, ठीक है। तो दे हेल्प इन द पैकेजिंग। तो लिखिए मैंने इसके नोट्स अपने फ़ोन में बना लिए थे, ठीक है। तो दे हेल्प्स इन द पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंस
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए स्टोरेज, पॉइंट नंबर 2, दे ऑल्सो स्टोर द सब्सटेंसेस, पॉइंट नंबर 3, दे helps in the synthesis of cell wall, plasma membrane and lysosomes. अब बेसिकली हो क्या रहा है, हमारा जो ब्रेन है उसको हमने बोला क्या, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कुछ भी सब्सटेंस यहाँ से देगा तो उसकी पैकेजिंग कौन कराएगा, हमारा गोल्जी अपरेटस, ठीक है। और फिर फर्दर वो कहाँ भेज देगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, इन सब चीज़ों में। यानी कि इसका काम क्या है, पैकेजिंग करना, ठीक है। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना बेसिकली ऐसे ही होता है, यहाँ पैकेजिंग चल रही है, ठीक है, और फिर यहाँ से रिलीज हो जाता है। समझ में आया सिस्टर्ना का स्ट्रक्चर? गोल्गी अपरेटस का एक फंक्शन सेक्रेशन भी रहता है। क्या? सीक्रेशन। सिक्रीशन, वही तो लाइसोसोम को सिक्रीट ही तो कर रहा है, सिक्रीशन। फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है तो उसको सिक्रीशन बोलते हैं। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ क्या बोला अभी मैंने, सेल वॉल और क्या, सेल मेम्ब्रेन और लाइसोसोम्स, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, सिक्रीशन। इसीलिए यहाँ से पैकेजिंग चल रही है, ऑर्डर ऑब्वियस बात है कहाँ से आएगा, हमारे न्यूक्लियस से। तो यहाँ से अगर कोई भी चीज़ यहाँ से पूरे साइटोप्लाज्म से कोई भी प्रोडक्शन करना है तो वो काम कौन कराएगा, हमारा गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी। ठीक समझ में आया? तो इसका फंक्शन लिख लिया हमने, और क्या बचा अब इसका, गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट होगा ही। देखो अगर हमने बोला कि जो सेल ऑर्गेनलीज है ना, अब ऑब्वियस बात है ये छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं जिनका स्पेसिफिक फंक्शन, अभी हमने बात करी कि ER, उसका काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस करना। उसके पहले हमने बोला राइबोसोम, उनका काम हमने देख लिया। अब हम थर्ड आते हैं गोल्जी अपरेटस पे। तो इनका बेसिकली क्या है, ये छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, टाइनी ऑर्गन लाइक फंक्शंस इनके। अगर हम अपनी बॉडी में से गोल्जी अपरेटस को निकालना, सिंपल बात ये हो गई, हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को निकाल के अलग कर दें, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे कि हम अगर गोल्जी अपरेटस को सेल से निकाला तो वो वही बात हो जाएगी, रिजेम्बलेंस टू हम अपनी बॉडी से क्या निकाल दें, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि पूरा मतलब प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी कहाँ से हो रहा है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो वैसे ही सेम यहाँ से कहाँ है, हमारे गोल्जी में। यानी इनका काम क्या है, सिंथेसिस करना, सिंथेसिस ऑफ अपने में एनर्जी है, इनका पैकेजिंग का काम है। तो अगर ये सेल से हटा देंगे तो सेल ही नहीं रहेगा। अगर कोई भी सेल ऑर्गेनल, अकेला यही नहीं, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को भी हटा देंगे तो सेल विल नॉट सर्वाइव, सेल विल डिके और सेल विल बी फैटल, मतलब वो मर जाएगा। ठीक आया समझ में? कोई भी सेल ऑर्गेनली, अगर हम इन, ऑब्वियस बात है ये मेरी बॉडी है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। समझ में आया किस किस का क्या क्या काम? रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी लंग्स जिसमें है, ठीक है, यानी जिससे हम ब्रीथ कर पा रहे हैं, ओके। और एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि जिस किडनी वगैरह हमारे। अगर मैं एक भी पार्ट हटा दूँ तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊँगी? अगर मेरा एक भी ऑर्गन ख़राब हो जाए तो मैं क्या सर्वाइव कर पाऊँगी? नहीं। वैसे ही सेम सेल के साथ है, सेल के भी ये छोटे छोटे ऑर्गन हैं। सेल का ब्रेन, न्यूक्लियस, ठीक है, सेल का जो नेटवर्क, मतलब इसको अगर अपन बात करें ER है ना, ये बेसिकली उसका क्या है, प्रोडक्शन पूरा इधर से ही होता है, उसको प्रोटेक्शन इधर से ही मिल रहा है क्योंकि ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन। ये समझ लो उसके पैर हो गए, ठीक है, क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है अगर हम एक भी सिस्टम को यहाँ से हटा देंगे तो सेल विल बी डेड, ठीक है। तो समझ में आया? तो गोल्जी अपरेटस का ये काम हुआ। नेक्स्ट लिखिए थर्ड पॉइंट, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है? रॉड शेपेड होता है ये, है ना। तो लिखिए माइटोकॉन्ड्रियाज आर रॉड शेप्ड, मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन है इसमें भी, ठीक है। राइबोसोम में हमने ऐसा कहीं भी नहीं लिखा था कि उसमें मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इसीलिए उसको हम कई बार सेल ऑर्गेनली मानते भी नहीं हैं।
तो फोर्थ पॉइंट लिख लिया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। फोर्थ सेल ऑर्गेनेली इज आर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि सारी एनर्जी सिंथेसिस कहाँ हो रही है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिखिए। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्मॉल रॉड शेपेड मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली ठीक है। और ये बेसिकली क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। क्या होता है डबल मेम्ब्रेनस? इट इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका? जो इंटरनल मेम्ब्रेन होती है ना, यही क्या होती है, सिस्टरने बनाती है इसे, और बाहर वाली मेम्ब्रेन इसके ऊपर बाउंडेड रहती है। समझ में आया? तो लिखिए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इनर मेम्ब्रेन हैव फोल्ड्स कॉल्ड ये जो फोल्ड्स है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी या क्रिस्टे। ठीक है, क्रिस्टे। इनर मेम्ब्रेन इज हैव फोल्ड्स इन इट नोन एज क्रिस्टे, लिखा। एंड आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड पोरस, मतलब वहाँ से कोई भी सब्सटेंस क्या हो सकेगा, पास हो सकेगा। ठीक है, तो क्रिस्टे, इसको हमने बोला इनर मेम्ब्रेन में है, ये इनर मेम्ब्रेन। और मैंने बोला एक मेम्ब्रेन है जो उसको बाहर से कवर कर रही है, इट इज़ वेरी स्मूथ आउटर मेम्ब्रेन, स्मूथ, और क्या है ये, पोरस, स्मूथ एंड पोरस। क्लियर? पोर्स होंगे उसमें। देखो बेसिकली क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो है ना, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आ पाती जो किसी भी सेल ऑर्गेनेली को डेंजर प्रोवाइड कर सके। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है उसके पास में लाइसोसोम, अभी हम आगे पढ़ेंगे ना लाइसोसोम के बारे में, तो वो भी अपना फंक्शन अच्छे से कर रहा है। लाइसोसोम का काम क्या है कि वो भी किसी भी फॉरेन बॉडी अगर आ रही है वहाँ पे तो उसको क्या करेगा, खा जाएगा। ठीक है, तो लाइसोसोम का काम तो यही है, क्योंकि हमने उनको क्या बोला, या तो वो डाइजेशन ऑफ वेस्ट पार्टिकल करेगा, ठीक, और क्या करेगा, इट इज़ अ सुसाइडल बैग, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इसकी वॉल पोरस है आउटर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स प्रेजेंट है। अगर वो धोखे से आ भी गया तो आउटर मेम्ब्रेन में ही रहेगा, अंदर नहीं एंटर कर पाएगा। समझ में आया? और पूरी फंक्शनिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, वो किस में होती है, क्रिस्टे में। पूरी फंक्शनिंग मतलब इनर मेम्ब्रेन में उसकी पूरी फंक्शंस हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया की बेसिकली इनर मेम्ब्रेन में, थोड़ा बहुत आउटर मेम्ब्रेन भी पार्टिसिपेट करती है। आया समझ में? नाइस क्वेश्चन। हाँ, तो ये किस चीज़ से, इनके खुद के पास क्या होता है, डीएनए और राइबोसोम्स, दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो ये एक सेल ऑर्गेनेली है जिनके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम है। ठीक है, आया समझ में? तो वो भी लिख लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। और पता है तुम्हें, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, वो फादर से नहीं मिलती किसी भी चाइल्ड को। माइटोकॉन्ड्रिया जो है मदर से मिलती है। ठीक है, तो लिखिए दे हैव देयर, मतलब ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज बताया मैंने, लेकिन हमें क्या लिखना है अभी एनसीईआरटी के उसमें, दे हैव देयर ओन डीएनए एंड
माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ। फंक्शंस लिखिए अब इनका। फंक्शन, दे स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब ATP क्या है? ट्राइफॉस्फेट। इसको हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। दे स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP and hence they are known as powerhouse of the cell। आए समझ में? इसीलिए इनको क्या, अब जिस चीज़ में एनर्जी होगी ऑब्वियस बात है उसको ही हम क्या बोलेंगे? पावर हाउस। तो दे आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, और सेकंड फंक्शन लिखो इन्हें इनका। दे आर द साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब जैसा मैंने बोला था कि रेस्पिरेशन के लिए हमारी बॉडी में जैसे लंग्स हैं, वैसे ही इसमें क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के दो फंक्शन है। एक है स्टोरेज ऑफ एनर्जी और दूसरा क्या है? दे आर ऑल्सो द साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो लिखो दे आर द साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड दे प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। ऑब्वियस बात है, अगर हम रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में एनर्जी ही नहीं आ पाएगी। सेम इज विथ द सेल, उसके पास भी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का समझ में आ गया कहाँ प्रेजेंट है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट लिखिए प्लास्टिड्स। नेक्स्ट हेडिंग प्लास्टिड्स। अब जो है प्लास्टिड जो हैं दे आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, दे आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे प्लास्टिड की? कि दीज सेल ऑर्गेनेलीज आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। और ये क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया जैसे डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो दीज आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट क्या है? दीज आर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। और इनके पास इनका क्या होगा? डीएनए और राइबोसोम खुद का। ठीक है, तो दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। क्लियर? अब प्लास्टिड के बारे में अगर हम देखें तो ये होता है 3 टाइप का। बेसिकली 3 टाइप, अपने एनसीईआरटी में सिर्फ 2 टाइप का लिखा हुआ है। तो लिखिए, अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो प्लास्टिड जो प्लांट सेल में प्रेजेंट है वो 2 टाइप के लिखिए। प्लास्टिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एक हमने बोला क्रोमोप्लास्ट, यानी कि जिसमें कलर है वो क्रोमो, तो जिसमें कलर प्रेजेंट है वो क्रोमोप्लास्ट, और जिसमें नहीं प्रेजेंट है वो ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको मतलब वाइट। ओके, तो लिखिए क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। लिख लिया? लिखवाऊँ? स्पेलिंग बन गई? लिख ली? लिखी? लिखवाऊँ? ये डायग्राम मिटा दूँ क्या? तो फिर हमें लिखने जगह हो जाएगी ना। प्लास्टिड के बारे में मैंने क्या क्या बताया अभी तक? कि दीज आर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। दूसरी चीज क्या बताई? कि दे हैव देयर ओन डीएनए
क्लोरोफिल इज ग्रीन पिगमेंट, तो वो कलर है, तो इट इज इंक्लूडेड इन क्रोमोप्लास्ट। क्या? नहीं नहीं, अलग अलग प्लास्टिड प्रेजेंट है। ऑब्वियस बात है, जो हम गाजर खाते हैं उसका कलर क्या होता है ना? तो उस अलग, जब तुम बड़ी क्लास में जाओगे ना तो उसको और दूसरा प्लास्टिड बोलते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट मतलब लास्ट में वो प्लास्ट ही रहेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू इट कलर, रोडोप्लास्ट गिव्स द रेड कलर, ऐसे अलग अलग कलर्स हैं। चुकंदर का रेड कलर होता है ना, तो उनके अलग अलग प्लास्टिड होते हैं, ठीक है। तो वो प्लास्टिक के कलर के कारण अपन इसमें एनसीईआरटी में सिर्फ एक प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्या है हमारा क्लोरोप्लास्ट, दैट प्रोवाइड्स द ग्रीन कलर, ठीक है। तो अलग अलग प्लास्टिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर होते हैं, ठीक है। तो दे हैव, कहाँ थे यार, दे हैव देयर ओन एटीपी बोल रहे, डीएनए एंड प्रोटीन, है ना, राइबोसोम, दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। हमने बोला कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, ठीक है। अब वो कौन कौन से हो गए? नंबर 1 इज क्रोमोप्लास्ट और नंबर 2 इज ल्यूको। ल्यूको मतलब वाइट, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट मतलब हमारा प्लास्टिड। तो क्रोमोप्लास्ट बेसिकली दे हैव कलर और ल्यूकोप्लास्ट इज कलरलेस। तो लिखिए क्रोमोप्लास्ट, these are the colorful plastid, और जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट है these are colorless plastid, colorless plastids, क्लियर। क्रोमोप्लास्ट का एग्जाम्पल क्या है हमारा? क्लोरोप्लास्ट। चलिए लिखिए फंक्शन ऑफ प्लास्टिड्स। Chloroplast contains chlorophyll। क्लोरोप्लास्ट हमने भी बात करी, क्रोमोप्लास्ट में ही एग्जाम्पल है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल। इट कंटेन्स क्लोरोफिल दैट हेल्प्स द प्लांट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। और जिस चीज़ में ये, जिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, उसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आया समझ? फंक्शन नंबर 1 हो गया। सेकंड लिखो। अब देखो, ऑब्वियस बात है, फ्लावर्स में जो कलर है ना, या फ्रूट्स में जो कलर है, उसको ही देख के तो हम अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे गद्दे दिखने वाले फ्रूट को तो हम खाते नहीं हैं, ठीक है। तो अब ऑब्वियस बात, जब हम नहीं खाते तो अगर पॉलिनेशन करना है तो ऑब्वियस बात है, जो कलर सबसे ब्राइट होगा जिस फ्लावर का, उस पर ही जाके मधुमक्खी बैठेगी, उसी से क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। तो क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? कलर, तो उसका काम क्या होगा? पॉलिनेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो सेकेंड फंक्शन लिखिए, क्रोमोप्लास्ट गिव्स कलर टू flowers, it helps in pollination, it helps in pollination by attracting insects। समझ में आया? इंसेक्ट्स तभी उसके पास में जाएंगे जब उसका फ्लावर का कलर क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा, है ना। सफ़ेद फूल के पास तो ज़्यादा इंसेक्ट्स जाएंगे नहीं, क्योंकि इंसेक्ट्स की टेंडेंसी होती है, दे आर मोर फिलिक, यानी कि दे लाइक मोर कलरफुल थिंग्स, ठीक है। लिखा। अब ये जो हमारे, अभी हमने क्रोमोप्लास्ट के बारे में बात करी, अब ल्यूकोप्लास्ट के बारे में लिखते हैं। तो इसका फंक्शन क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड
हमने बोला प्लांट में फूड क्या होगा, स्टार्च, प्रोटीन, ठीक है, और फैट। तो ल्यूकोप्लास्ट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड इन प्लांट्स in the form of starch, protein and fat. अब आता है हमारा, ये समझ में आया। अब हम आते हैं लाइसोसोम पे, ठीक है। हमारा 6th सेल ऑर्गेनली जिसको नाम हमने क्या दिया, लाइसोसोम। लाइसोसोम लाइसोसोम क्या है, दीज आर स्मॉल स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर। समझ में आया, ये क्या है, दीज आर स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दैट हैव मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन दैम। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, लिख रही हूँ यहाँ पे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं तो इनका काम क्या होगा, डाइजेशन कराना, अभी जो मैंने बोला था, ठीक है। और ये काय में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल। बेसिकली ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाएंगे, ये किसमें पाए जाएंगे, यूकैरियोटिक सेल्स में। हाँ, तो दे आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। फंक्शंस लिखिए, ऑब्वियस बात है, दे हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस, ठीक है, जो कि सेल ऑर्गेनली के द्वारा निकाला गया है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आ गया क्या, डाइजेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस। फॉरेन सब्सटेंस समझ में आ गया, यानी कि वो सेल का खुद का नहीं है, वो फॉरेन हो गया। नंबर 2, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैक्टीरिया। 5 मिनट, प्रोटेक्शन भी ये प्रोवाइड करेंगे। और दे हेल्प्स इन मेकिंग द सेल क्लीन। और they are also known as the suicidal bags. They are also known as the suicidal bags. ठीक है, क्यों बोला इन्हें सुसाइडल बैग, क्योंकि सेल डैमेज हो जाता है तो फट जाते हैं, है ना। अगर सेल डैमेज हो गई, है ना, और अब सेल को तो ख़त्म होना ही है, तो ये क्या होंगे, ये फट जाएंगे। इनके अंदर क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो ये अपने ही सेल को खा जाएंगे, ठीक है। तो लिखिए, दे आर नोन एज सुसाइडल बैग। वाई, बिकॉज व्हेन द सेल मेटाबॉलिज्म इज डिस्टर्ब्ड, when the cell metabolism is disturbed or when the cell is damaged, lysosome burst and eat out their own cell। समझ में आया? This was it about today's class। इसमें अगर कोई भी डाउट हो, अब हमारा एक और टॉपिक बचा है जिसको हमने बोला वैक्यूल, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा सा जिस दे देती हूँ वैक्यूल एक्चुअली होता क्या है। ये स्मॉल साइज़ का प्रेजेंट होता है किसमें, प्लांट सेल में, ठीक है। और इसमें पूरा 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम प्रेजेंट होता है वैक्यूल में, ठीक है।